हम हैं धरती के राजा तू रानी लील गगन के। हम हैं धरती के राजा तू रानी नील गगन के। हम साथी जन्म जन्म के, हम साथी जन्म जन्म के। हो हम साथी जन्म जन्म के, हम साथी जन्म जन्म के। हेलो मेरे दोस्तों, आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं HNY। आज आपके बीच में हम जो ये सॉन्ग्स आपके बीच में दिया मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्यारे बच्चे, इस सॉन्ग्स का, इस गीत का एकमात्र नतीजा यह है कि आप सभी कड़ी से कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके आप कहीं न कहीं सिलेक्शन ले लीजिए, तब आपके ऊपर यही गाना सटीक बैठेगा मेरे दोस्त। क्योंकि आप सिलेक्शन जब तक नहीं लीजिएगा तब तक आपके जीवन का सारी संपत्ति, सारा सुख बेकार है। क्योंकि जब ले लीजिएगा तभी आप धरती के राजा बनिएगा और आपकी संगनी जो होगी वो आपकी रानी बनेगी। नहीं तो इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है अगर आप बेरोजगार रहिएगा तब। बात हमारी समझ रहे हैं? इसी के साथ हम आपके बीच में, क्योंकि ठंडी का मौसम है और इस जाड़े के मौसम में आपका कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षाओं का पूरा डेट निकल चुका है, उसका कैलेंडर आ चुका है। और इसी के साथ मैं आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए भावी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मेरे दोस्त, उसी एग्ज़ाम के लिए आपके बीच में हम और हम लोग की पूरी टीम आदर्श क्लासेस की ग्रुप डी के लिए, NTPC CB2 के लिए जितना हो सके, जहाँ से हो सके, हम आपके बीच में साइंस, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स, ये पूरे के पूरे लेकर के आपके बीच में हम लोग आ रहे हैं। और इसी संदर्भ से आज का आपके बीच में जो पहला हमारा टॉपिक्स है वो बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान का है। और इसी बायोलॉजी के तहत हम आपको बायोलॉजी के शुरुआती चैप्टर, क्योंकि मेरे दोस्त ये प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि आपका 2 महीना लगभग 60-65 दिन एग्जाम रह चुका है। बायोलॉजी से मैं आपके बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। शुरू वाले चैप्टर से, जीव विज्ञान से, वो आप समझेंगे और जानेंगे। इसी के साथ मैं समय ना लेते हुए आपके बीच में चलता हूँ, तो आप ज़रा देखिए। आपके बीच में पहला क्वेश्चन यह है कि दुनिया का प्रथम जीव किसे माना जाता है? मेरे प्यारे दोस्त, दुनिया का प्रथम जीव किसे माना जाता है? तो हमारा जवाब होगा आपको क्या? दुनिया का प्रथम जीव किसे माना जाता है? तो हमारा जवाब क्या है? तो हमारा जवाब होगा नील हरित। क्या है मेरे बच्चे? नील हरित। ये नील हरित शैवाल क्या है? क्योंकि दुनिया के किसी भी जीव की अगर उत्पत्ति हुई तो सर्वप्रथम जल से हुई। किससे हुई? जल से हुई। और जल में किसकी उत्पत्ति हुई? तो नील हरित की। किसकी हुई मेरे दोस्त? तो नील हरित की। ये नील हरित शैवाल की उत्पत्ति आपको जल से हुई, इसीलिए माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले जिस जीव की उत्पत्ति हुई थी वह किसकी हुई थी? आपको नील हरित शैवाल की। कवक क्या है? तो कवक आप जानबे करते हैं फंगी है। इसकी उत्पत्ति स्वयं से नहीं होती है, यह किसी सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करता है। हम आपके बीच में यह देना चाहूँगा कि वैसे जीव जो स्वयं से निर्मित होते हों, तो शैवाल उसमें स्वयं से निर्मित हैं, क्योंकि शैवालों में, अलगी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें ग्रोथ करने की क्षमता होती है, इसीलिए वो सजीव हैं, जिस कारण मैं आपके बीच में यह डाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले का सी हो जाएगा। जीव विज्ञान के अंतर्गत ये सारा आपको पॉइंट बीच में मैं डालने का काम करूँगा। ये किसके अंतर्गत होगा भाई? तो जीव विज्ञान के अंतर्गत होगा। ठीक है, अगला सवाल मैं चलता हूँ आपके बीच में।
अगला सवाल हमारा दूसरा है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है मेरे दोस्त? तो दूसरा सवाल कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आप समझेंगे जीव विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो हम आंसर यहाँ ट्रिक कर लेते हैं। तो आप जरा यहाँ समझेंगे, ग्रीक भाषा से। जीव विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। कितने शब्दों से? तो बायो प्लस लॉगी 2 शब्दों से हुई। ठीक है मेरे दोस्त। अब बायो में बायो का जीव क्या अर्थ क्या होता है? तो जीव होता है। लॉगी का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। मतलब कहने का मकसद यह है कि जीवों से संबंधित ज्ञान को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। और इस जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? किस शब्द से हुई? तो ग्रीक शब्द से हुई। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ए आंसर हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं? ये बायोलॉजी के अंतर्गत पूरा सिस्टम आपके बीच में डालने का काम करूंगा। अगले सवाल पर मैं चलता हूं। अगला सवाल है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, अगला सवाल क्या कह रहा है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। मतलब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आप जरा समझें, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। अब जीव विज्ञान शब्द मतलब ये जो बायोलॉजी है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, यह बायोलॉजी कितने शब्दों से बना? तो बायो प्लस लॉगी शब्दों से बना। और इस बायोलॉजी शब्द, दोनों शब्द का जो प्रयोग था वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और दूसरा वैज्ञानिक था हमारा ट्रेवीरेनस। लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस। कब किया था इन्होंने? तो 1801 ईस्वी में। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो किस विद्वान ने किया था? तो 2 शब्दों से उसका प्रयोग तो हुआ था, लेकिन किस विद्वान ने किया था? तो 2 विद्वानों ने किया था मिलकर के, एक लैमार्क और एक ट्रेवीरेनस। कब? 1801 ईस्वी में। इसलिए हमारा आंसर यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके सामने दिख रहा होगा, ए और बी हो गया है, लेकिन होगा बी एंड सी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो ए, बी और सी आंसर होगा। ठीक है। अगले सवाल पर मैं चलता हूं। अगला सवाल हमारा कहता है क्या? तो आप जरा देखेंगे। अगला सवाल कहता है क्या? तो आप जरा देखेंगे, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, इसको आपको समझना है। तो आप पहले से ही जानते हैं, इसमें आपको जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जीव विज्ञान का पिता कौन? तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु है। बात हमारी समझ रहे हैं? बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सर्वप्रथम जीवन के अंतर्गत जीवों से संबंधित सारे कंडीशंस को, शर्तों को, स्थिति को जाना था और हमें उसको देने का काम किया था। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? तो बी हमारा आंसर हो जाएगा क्या? अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। हम अगले सवाल पर चलते हैं मेरे बच्चे। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप जरा देखेंगे, जीव विज्ञान को कितने भागों में? तो जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया मेरे बच्चे? 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग में पहला भाग कौन है? तो पहला भाग है आपको जूलॉजी। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंतु विज्ञान। और दूसरा पार्ट जो है वो आपको क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? तब वनस्पति विज्ञान। ठीक है मेरे बच्चे। तो अब जीव विज्ञान कितने भागों में? तो आप समझ गए बात हमारी, 2 भागों में, पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा है आपका 6 कह रहा है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, तो जंतु विज्ञान का पिता कौन है। बात हमारी समझ रहे हैं? जैसे जीव विज्ञान को हमने अभी 2 पार्ट में बांटा और 2 पार्टों के अलग अलग पिता, फादर का यहाँ पर नाम पूछ रहा है, तो वहीं आपके 6ठे क्वेश्चन में है। तो जूलॉजी हमने देखा। अब जूलॉजी
पहला था। तो जूलॉजी का पिता कौन है? तो जूलॉजी का पिता भी कौन है भाई मेरे बच्चे? तो अरस्तु ही है। अर्थात बायोलॉजी का भी पिता अरस्तु और जंतु विज्ञान का भी पिता अरस्तु। अगर आपको बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान का पिता पूछे तो वनस्पति विज्ञान का पिता कौन हो जाएगा? तो वनस्पति विज्ञान का पिता होता है मेरे बच्चे थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस पिता है वनस्पति विज्ञान का। लेकिन यह क्वेश्चन जो हमारा 6 कह रहा है तो उसके अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल 7th है हमारा। यहाँ सीधा दे रहा है आपको, क्या दिया अगला सवाल में? अगला सवाल कह रहा है कि जीवधारियों व वातावरण का पारस्परिक संबंध अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ये क्वेश्चन दे रहा है, आप जरा देखिएगा कि जीवधारियों व वातावरण का पारस्परिक अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं और जीव जंतु का जो संबंध वातावरण से है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का संबंध वातावरण से है, हवा से है, पहाड़ से है, पर्वत से है, पौधों से है, पानी से है। बताइए है कि नहीं है? उसके बिना क्या हमारा संबंध अगर टूट जाएगा तो जी पाएंगे? कभी नहीं जी पाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। इसी को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इकोलॉजी उससे बनता है इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब कोई भी जीव हो और उस जीव का संबंध वातावरण से हो, उस जीव का संबंध किससे हो? वातावरण से हो। ठीक है, इसी इकोसिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं जीव जंतु और फूड चेन। मतलब जो हमारे भोजन होते हैं, कौन सा जीव किस पर निर्भर करता है, कौन किसको खाता है और कौन किस पर निर्भर होकर के अपने जीवन यापन को चलाता है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। अगर आपसे साइटोलॉजी कोई पूछे तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगर मार्फोलॉजी कोई पूछे तो मार्फोलॉजी में क्या? तो उसमें आपको जीवों के बाहरी अंगों का, जीवों के बाहरी अंगों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो आपको मार्फोलॉजी में। अगर एनाटॉमी में पूछे बेटा तो आपका जवाब दीजिएगा। तो एनाटॉमी में जीवों के आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में किसका? आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है जीवों का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। लेकिन इस तीनों में किसका किसका अध्ययन किया जाता? तो आपके सामने साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान का, मार्फोलॉजी जीवों के बाहरी अंगों का, और एनाटॉमी जब आप पढ़िएगा जानिएगा तो उसमें जीवों के आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक अंग मतलब दिल है, फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है, ये सारे अंग जो हैं आंतरिक, उसका अध्ययन किया जाता है। आंसर क्या होगा हमारा? लेकिन इकोलॉजी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा दोस्त 8वां क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आप जरा समझेंगे। 8 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जीवाश्म का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। ठीक है, अरे मेरे दोस्त, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बात हमारी समझ रहे हो? अगर आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर एग्री हो तो फिर अपने अंदर एक जोश भर लो, एक खरोश भर लो और किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो और अपनी मंजिल को पाओ। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। 60-65 दिन और मेरे दोस्त बाकी है, आपको घबराइएगा नहीं। 60-65 दिन और बाकी है रेलवे ग्रुप डी का। बात हमारी समझ लो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 1,00,000+ इसमें वैकेंसी है और आप रगड़ के तैयारी कर लो तभी आपको अच्छा होगा। ठीक है, तो आप जरा देखिए मेरे दोस्त, आप इसको जरा देखें। यह क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जीवाश्म का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। जीवाश्म क्या होते हैं? ये जो फोसिल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं बताओ जरा। फोसिल्स क्या होते हैं? तब फोसिल्स क्या होते हैं, जीवाश्म क्या होते हैं? अगर कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा कोई भी हो, ठीक है, उनके मरने के बाद, क्या होने के बाद? मरने के बाद उसको जला दिया जाता है, उसको सड़ा दिया जाता है,
उसको गला दिया जाता है, उसको गाड़ दिया जाता है। बात हमारी समझ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इन सभी क्रियाओं के बाद जो अवशेष बचता है, क्या बचता है बेटा? अवशेष जो बचता है, उसी अवशेष को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जीवाश्म का अध्ययन किस शाखा में किया जाता? तो पोलिंटोलॉजी में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर आपसे कोई पूछे फाइकोलॉजी, तो इसमें क्या? इसमें शैवाल का अध्ययन किया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में किसका? कवक का अध्ययन किया जाएगा। अगर आपसे क्रेनोलॉजी पूछे, तो इसमें आपका दिमाग का अध्ययन किया जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं? ये कंडीशंस होता, आंसर हमारा ए हो जाएगा इसके अंतर्गत। अगले सवाल पर मैं चलता हूं। अगला सवाल कह रहा है कि मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते? अवशेषी अंग मतलब उनके सड़ने गड़ने मरने के बाद जो अंश बचता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर हमारा होगा, आपके सामने दिख रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? 100 मतलब 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, उत्तक का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? अगला सवाल हमारा क्या है? उत्तक का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? बात हमारी समझ रहे हो? उत्तक का अध्ययन किस शाखा में? टिश्यू। उत्तक क्या होते हैं? तो जरा गौर करो मेरे दोस्त। उत्तक क्या होते हैं? तो उत्तक ये होते हैं, उत्तक आपको समझ में होना चाहिए, इनका निर्माण जो होता है कोशिकाओं के अनेक समूह से बनता है उत्तक, और उत्तक से शरीर का अंग बनता है। ठीक है, और इसी का अध्ययन आपसे पूछा है, तो इसका अध्ययन किस में हो जाएगा? हिस्टोलॉजी में। ठीक है, हाइड्रोलॉजी अगर आपसे पूछे बेटा, तो इसका क्या जवाब दीजिएगा आप? हाइड्रोलॉजी में जल का अध्ययन किया जाता। ठीक है, अगर आपको हाइड्रोफोनिक्स पूछे, तो उसमें किसका? तो जल में उगने वाले कृषि का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछे हर्मेटोलॉजी, तो इसमें आपका खून का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ब्लड का अध्ययन किया जाता है। बात हमारी समझ रहे? लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। आग लगा दो, एकदम आग लगा दो मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, ताकि कोई छूट न जाए और आपके परिवार, आपके मम्मी पापा जिस उम्मीद को लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद उनका बिखर न जाए। अगले सवाल पर हम चलते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देखें, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे दोस्त? तो पाओक्रिस्टस। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टस। अगर आपसे कोई पूछे बोस इंडिकस, तो यह गाय का है, गाय माता का है। अगर आपसे कुछ पूछे पैंथेरा टिग्रिस, तो ये हो जाएगा आपका बाघ का। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाघ का। अगर आपसे होमो सेपियंस की कोई पूछे, तो ये हो जाएगा मनुष्य का। ठीक है, ये मनुष्य का है वैज्ञानिक नाम। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टस, बोस इंडिकस गाय का, पैंथेरा टिग्रिस बाघ का, और होमो सेपियंस किसका? मनुष्य का। अगले सवाल पर चलता हूं। आपको मैं पूरा दिखाई दे रहा हूं, आपको पूरे होल सिलेबस के साथ हम लोग आपकी सर्विस में आने का काम करेंगे। अगला सवाल हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गाय, काऊ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ठीक है, तो गाय का वैज्ञानिक नाम जैसे मैंने अभी बताया शुरू में, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस होता है। अगर आपको विट्रियस यूनिफेरा का पूछे, तो इसका हो जाएगा वैज्ञानिक किसका? अंगूर का। राना टिग्रिना अगर पूछे मेरे दोस्त, तो इसका हो जाएगा मेढक। ये तो मैंने आपके बीच में जो बताया गाय का ही है। ठीक है, ये गाय का। अगर आपको मोस्का डोमेस्टिका पूछे, तो ये हो जाएगा मक्खी। ये किसका हो जाएगा? मक्खी का। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे बच्चे? बोस इंडिकस गाय का जो प्रश्न दिया है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर विट्रियस यूनिफेरा पूछे तो अंगूर का, राना टिग्रिना पूछे तो मेढक का, मोस्का डोमेस्टिका पूछे तो मक्खी का। जैसे मैं आपके बीच में सर्विस दे रहा हूँ एनर्जेटिक होकर के, उसी प्रकार आप भी पढ़ो एनर्जेटिक होकर के, क्योंकि एनर्जी के बिना पूरी दुनिया बिल्कुल व्यवधानित है, उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सवाल नंबर हम 12 पर चलते हैं। सॉरी, सवाल नंबर हम 13 पर चलते हैं। तो 13 सवाल क्या कहता है मेरे बच्चे?
13 सवाल कह रहा है कि एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो एपी कल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एपी कल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पीसी कल्चर अगर आपसे पूछे तो मत्स्य पालन का, रेशम कीट का सेरीकल्चर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा जो प्रश्न दिया है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ठीक है, रामदेव बाबा बहुत ज़्यादा पालते हैं क्योंकि आपको देते हैं कि शुद्ध मधुमक्खी का रस खाइए और जुकाम सर्दी को भगाइए, कोरोना भी नहीं आएगा मेरे बच्चे। आगे मैं चलता हूँ, अगला सवाल हमारा है 13 सवाल 14 के, सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज किसने किया। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज किसने किया? तो आपके सामने है आंसर हमारा ए, लुई पाश्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज किसने किया? तो लुई पाश्चर। अगर रॉबर्ट कोच पूछे तो जीवाणु, समझ रहे हैं आप, वो जो वायरस था उसका उसकी खोज वायरस के अंतर्गत। अरस्तु का अगर पूछे तो जीव विज्ञान। ठीक है, और ये टीके की खोज की थी। अगले सवाल पर मैं चलता हूँ। अगला सवाल है आपको 15 सवाल हमारा कह रहा है क्या? रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? रुधिर परिसंचरण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हमारा आंसर हो जाएगा 15 का आंसर। ठीक है, रुधिर परिसंचरण का जो खोज हुआ था वो किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने किया था। कैरोलस लिनियस को अगर आप पूछे तो आधुनिक वर्गीकरण, ये किसका? आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण की खोज की थी कैरोलस लिनियस ने। रॉबर्ट हुक किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज की थी। बात हमारी समझ में आई। अगर आपको कार्ल लैंडस्टीनर पूछे तो बीजी मतलब ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कैरोलस लिनियस ने आधुनिक वर्गीकरण, रॉबर्ट हुक कोशिका, कैरोलस कार्ल लैंडस्टीनर किसका? तो ब्लड ग्रुप का। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे। ठीक है, आंसर मेरा हो जाएगा वो डी में। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। 16 सवाल कह रहा है कि क्या रहा है मेरे बच्चे, मेरे दोस्त? 16, तो 16 कह रहा है समस्त जीवों को कितने जगत में बांटा गया है? समस्त जीवों को कितने जगत में बांटा गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब 5 जगत में। जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, बात हमारी समझ रहे हैं। ये सारे के सारे 5 जगत में इसको बांटा गया है। और उसको बांटने और उसकी पहले सर्वप्रथम खोज करने के काम किया था जॉन रे ने। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का पिता किसे कहा जाता है? क्लासिफिकेशन का पिता किसे कहा जाता है मेरे बच्चे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस, डार्विन, जॉन रे, टीएच मॉर्गन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का जो था वो कैरोलस लिनियस है ना, ये वैज्ञानिक था, ये सुनो। लेकिन जो बृहद सर्वप्रथम जो जानकारी देने का काम किया था वो किसने? तो जॉन रे ने। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारा है 18, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम किस जगत का जंतु है? ये जो सवाल है 18, ये इसमें से आपको जगत चुनना है मेरे दोस्त। ठीक है, किंगडम चुनना है कि कौन से जगत का यह क्या है, यह कौन से जगत का जीव है जो इसमें मौजूद है। तो आप इसमें आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में छाप करके आप हमें बताइएगा कि आपका आंसर इसमें क्या होगा। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल कह रहा है, सवाल नंबर अगला हम चलेंगे आपके बीच में लेकर। ये सवाल कवक तथा शैवाल से किसका निर्माण होता है? मतलब फंगी और अलगी से किसका निर्माण होता है? तो मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, फंगी प्लस यदि अलगी मिलते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो दोनों दो जीवों का 2 स्तरों पर काम करते हैं। और इनका जो प्रारूप है, उदाहरण है, वो हमारा क्या है? लाइकेन है। क्या है मेरे भाई? लाइकेन है। लाइकेन मतलब क्या? ठीक है, लाइकेन आप देख रहे होंगे जिसे हम लोग काई बोलते हैं, जो चापाकल हो या फिर पानी का जो उतरान चढ़ाव हो वहाँ पर जम जाता है। अगर इसे धूप लगे,
अगर इसे धूप लगे तो समाप्त हो जाता है, अंदर रहे तो ये ग्रोथ करता है। ठीक है, तो दोनों रूप का यहाँ पर वह एग्जाम्पल शो करता है, हमारा आंसर लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। 20 सवाल कह रहा है क्या, तो 20 सवाल हमारा कह रहा है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, आप समझेंगे हाइड्रा, क्रीमिस, रेबिसेव, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव किस जगत में आते हैं। तो हमारा सीधे आंसर हो जाएगा एनिमल किंगडम, जंतु जगत। किस में आएंगे? एनिमल किंगडम। ये किस में आएंगे मेरे दोस्त? एनिमल किंगडम में आते हैं, जंतु जगत में आते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलते हैं। 21 सवाल है हमारा, सजीवों में इनमें से कौन सा गुण पाया जाता है। तो सजीवों में इनमें से कौन सा गुण पाया जाता है, तो आप देखो जरा कौन सा गुण पाया जाता है। श्वसन की क्रिया, बिल्कुल सत्य है, श्वसन की क्रिया पाया जाएगा, ए भी आंसर। शारीरिक वृद्धि होगा, बी भी आंसर। प्रजनन की क्रिया होगी, सी भी आंसर। और किसी क्रिया के प्रति उत्तेजित होना, डी भी आंसर हो जाएगा। ऑल हो जाएगा हमारा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू? ऑल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है, पादप और जंतु के बीच ठीक है कौन सा जीव शामिल होता है। तो युगलीना शामिल होता है। कौन सा जीव शामिल होता है मेरे बच्चे? युगलीना शामिल होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। पादप और जंतु के बीच में, मतलब पौधों में भी और जंतु में भी कौन सा इसमें शामिल होता है जीव? तो युगलीना शामिल होता है। बाकी आपको इनमें से कोई नहीं शामिल हो सकता है, सिंगल लिनियर में शामिल होता है। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। हमारा सवाल 23 है, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? ठीक है, जो कोशिका में मौजूद होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप जरा देखो, जो कोशिका में मौजूद है और उसका नाम क्या है? लवक। क्योंकि लवक पौधों में पाया जाता, ठीक है, लवक पौधों में पाया जाता और पौधों के सभी अंग में पाया जाता है, पौधों के सभी अंग में पाया जाता है, इसीलिए सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। बाकी सारे के सारे कोशिकांग एकाक अंगों में पाए जाते हैं, कोई एक पार्ट में पाया जाता, कोई 2 पार्ट में पाया जाता, लेकिन एक लवक जो है मेरे बच्चे वो मतलब किसी भी पौधों में, किसी भी जीवों में वो सभी अंगों में पाया जाता है, इसीलिए सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। हमारा सवाल 24 है। क्या कह रहा है कि आधुनिक 24 सवाल कह रहा है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? आधुनिक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 50,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, आधुनिक मानव की उत्पत्ति कितने हजार वर्ष पूर्व? 50,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला सवाल हम करते हैं। अगला सवाल हमारा और लास्ट सवाल है मेरे बच्चे, फलों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? यह क्या कह रहा है? फलों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो आप जरा देखो, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, गौर करना। पोमोलॉजी में, अब ये हाइड्रोलॉजी में, तो हाइड्रोलॉजी में जल का, साइटोलॉजी में कोशिका का। ठीक है, तब बचा क्या है आपका? तब पोमोलॉजी। तब पोमोलॉजी में किसका मेरे बाबू? फल का अध्ययन किया जाता है। बात हमारी समझ रहे हैं? पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ तक मेरा ये समाप्त हुआ क्वेश्चन। हमारी मुलाकात फिर इसी प्रैक्टिस सेट के साथ, मतलब 25 में 25 के साथ होगी साइंस का, और आप इसी तरह हमारा साथ देते रहो और हमारी सेवा को लेते रहो। हम आपकी सेवा में अक्सर इसी तरह अग्रसित रहेंगे। ठीक है, आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और उसे लाइक भी करिएगा। यूट्यूब चैनल है क्या मेरे दोस्त? तो यूट्यूब चैनल आपका आदर्श क्लासेस 2.0 ये यूट्यूब चैनल है। अगर आप टेलीग्राम चैनल को देखना चाहेंगे तो टेलीग्राम चैनल हमारा है आदर्श क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है।
टेलीग्राम पे आपको PDF फ्री में मिलेगा, सारा सिस्टम, डेली करंट अफेयर मिलेगा, और यूट्यूब पर आपको इसी तरह प्रैक्टिस सेट आपको सभी सब्जेक्ट के मिलते जाएंगे। रीजनिंग का सब आपको 25 में 25 क्वेश्चन डाला जा चुका है, उसे आप देख लेंगे, और ये आपको विज्ञान के अंतर्गत 25 क्वेश्चन जा रहा है, इसको भी देख लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।